नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर करके 3 तलाक को रोकने के लिए एक सलाहनामा जारी करने का वायदा किया है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने माना है कि 3 तलाक देना एक गुनाह और काबिल एतराज़ रिवायत है, फिर भी बोर्ड ने इसे जायज़ ठहराया है और इसके गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ समाज को जागरूक करने की बात कही है। पर साथ ही बोर्ड ने इस मामले में केंद्र सरकार का विरोध करते हुए 3 तलाक को निजी आस्था का मामला बताया है और अदालत से इस मामले में दखल न देने की अपील की है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इस बारे में वेबसाइट, सोशल मीडिया और कुछ दूसरे तरीक़ों से एडवाइज़री जारी की जाएगी। इसके अलावा एक बार में 3 तलाक देने वाले का मुस्लिम समाज में बायकॉट किया जाएगा। एडवाइज़री में निकाह कराने वाले को सलाह दी जाएगी कि वो निकाह के वक्त ही दूल्हे को ये भी बताएगा कि अगर मियाँ बीवी के बीच मनमुटाव होता है और बात तलाक तक पहुंचती है तो वो एक ही बार में 3 तलाक न कहे, क्योंकि ये एक ऐसी रिवायत है जिसे शरीयत में पसंद नहीं किया जाता। निकाह के वक्त काजी दूल्हे और दुल्हन दोनों को सलाह देगा कि निकाहनामे में शर्त शामिल की जाए कि शौहर एक बार में ही 3 तलाक न कहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो निकाह कराने वाले लोगों को ये बात यकीनी करने के लिए कहेगा कि वो निकाहनामे में एक झटके में शौहर की तरफ से 3 तलाक को मना करने की शर्त रखें। साथ ही अगर लड़की चाहे तो निकाहनामे में 3 तलाक से मना किए जाने की शर्त जोड़ सकती है। गौरतलब है कि बोर्ड ने यह हलफनामा ऐसे वक्त में दिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और उसका फैसला आने ही वाला है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर अदालत 3 तलाक को ख़त्म कर देती है तो सरकार इस मामले में नया कानून लाएगी। 3 तलाक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों से खुद ही इस प्रथा को ख़त्म करने की अपील कर चुके हैं। देश देशांतर में आज बात इसी मसले पर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में जो नया हलफनामा दायर किया है उसके क्या मायने हैं और क्या इससे 3 तलाक जैसी बिदअत या बीमारी को रोकने में मदद मिलेगी। इस बहस में एक बहुत ही ख़ास पैनल हमारे साथ है। मेरे साथ हैं देश के जाने माने मुस्लिम कानून विशेषज्ञ प्रोफेसर ताहिर महमूद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस्लाम के जानकार आरिफ मोहम्मद खां, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी, साथ ही फ़ोन लाइन पर अहमदाबाद से हमारे साथ होंगी मुस्लिम महिला आंदोलन की ज़किया सोमान और मुंबई से मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर जीनत शौकत अली। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत कमाल फारूकी साहब आपसे कि काफ़ी लंबी सुनवाई चली और बिल्कुल आखिर में पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये हलफनामा दिया गया जो आज तमाम अखबारों की सुर्खियां भी बना है और बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं, बड़ी क्रांतिकारी बातें कही गई हैं इसमें करने की। मेरे ख्याल में अगर ये सारी बातें लागू हो जाएं तो ये 3 तलाक का मसला ही नहीं होगा। इसकी वजह क्या थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ऐसा मैसेज जा रहा है कि शायद हमने सुप्रीम कोर्ट के में कोई नया हलफनामा दाखिल किया है। हम लोगों ने असल में जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा रहा था तो हमने कहा कि हम ऑलरेडी इसके ऊपर बाकायदा काम कर रहे हैं और लोगों को हम इस मामले के अंदर तंबीह कर रहे हैं कि इस तरह का न किया जाए। और हमारा पुराना वाला निकाहनामा जो मॉडल निकाहनामा है उसका भी जिक्र किया गया और उसी के साथ साथ हमने कहा कि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक डिसीजन ले चुके हैं कि ऐसे वो लोग जो बिला वजह 3 तलाक देते हैं उनका सोशल बायकाट, बाकायदा हमने रेजोल्यूशंस उनको पढ़ के सुनाया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसका एक हलफनामे के तौर के ऊपर हमको फाइल कीजिए। तो ये इट वाज ऑन द एडवाइस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि हमने ये किया और हमने बाकायदा उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। और हमने ये बात कोई आज पहली मर्तबा नहीं कर रहे हैं। तलाक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम तो खुद तलाक के ताल्लुक़ से इस बात को कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इवन एक तलाक को भी पसंद नहीं फरमाया। जी, और मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि गुनाह और काबिल एतराज़ बात है, काबिल एतराज़, साथ भी आप ये कह रहे हैं कि ये जायज़ है और इस पर रोक ना लगाई जाए। हाँ, रोक तो इसलिए नहीं लगाई जा सकती क्योंकि हमारे हिसाब से हमारे और दूसरे मुखालिफिन जो हैं वो इसको शरीयत का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन हम इसको शरीयत का हिस्सा भी मानते हैं और इसकी दलाइल भी हमने पेश की हैं कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी और सामने भी इस तरह के वाक़यात आए थे और उसको शरीयत जो हमारे जो डिफरेंसेस हैं हमारे खुद मसालिक के वो भी हमने आया किए हैं कि हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया है, हमारे यहाँ जो दूसरे लोग बाग हैं वो इनको नहीं मानते, लेकिन ओवरवेलमिंगली जो हिंदुस्तान के अंदर जो लोग बाग रहते हैं उसमें 90% से ज़्यादा मुसलमान जो है वो अब इस जो शरीयत के ऊपर कायम है और ये मेरा कानूनी हक़ है कि मैं अपनी शरीयत के हिसाब से चलूँ, ऐसा हमने रखा है। इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मुस्लिम महिला आंदोलन की ज़किया सोमान हैं। ज़किया ख़ुद इस मुकदमे में एक पार्टी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो गई हैं। ज़किया, आप क्या कहेंगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ये नया एक एडवाइज़री आई है जिसको सलाहनामा कह सकते हैं आप, उससे आप मुतमईन क्यों नहीं? आपका बयान मैं देख रहा था, आप कह रही हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है।
देखिए कुर्बान साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक हिस्ट्री रही है और उस हिस्ट्री को देखते हुए अब उनकी कोई लेजिटिमेसी या क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। तो इस तरह के जो ये बयान दे रहे हैं वो एक डेस्परेट किस्म के उनके तरफ से कोशिश हो रही है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए। और जो इन्होंने यू टर्न्स किए हैं इस मुद्दे पे, उन्होंने ट्रिपल तलाक को जस्टिफाई किया है, पॉलीगैमी को जस्टिफाई किया है, ये कहा है कि पुरुषों की ज्यादा बुद्धि होती है, महिलाओं की कम होती है। बहुत सारी इन्होंने इस तरह की बातें कही हैं जो इनकी पितृसत्तात्मक सोच दर्शाता है और इनको जमीनी हकीकत से भी ये वाकिफ नहीं है। जब ज्यादातर औरतों के पास अपने निकाहनामा की कॉपी नहीं होती है और जिनके पास निकाहनामा की कॉपी होती है उसमें भी सिर्फ नाम, सिग्नेचर, वालिद का नाम, तारीख, इससे ज्यादा पांचवी या छठी कोई डिटेल कभी नहीं होती है जी। तो एक महिला जो शिक्षित नहीं है, जो सशक्त नहीं है जी, जिसके पास फ्री चॉइस नहीं है, वो कैसे निगोशिएट करेगी नहीं एक लेकिन पूरे पुरुषवादी समाज के साथ? ज़किया कैसे सोमान, वो उसमें अपनी शर्तें डलवा पाएगी? ज़किया सोमान साहिबा, एक मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। अभी आप जो कह रही हैं वो कौन सही है या कौन गलत है ये अदालत तय करेगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो ये एडवाइजरी जारी हुई है और जो अब एक हलफनामे की शक्ल में अदालत के सामने है, इससे आपको एतराज़ क्या है? देखिए, एतराज ये है कि फिर तो देश में दहेज विरोधी भी कानून नहीं चाहिए। हर इन-लॉ कहेगा कि मैं दहेज नहीं मांगूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट भी नहीं चाहिए। हर शौहर कहेगा कि मैं बीवी को नहीं मारूंगा। और ये सोशल बाइकॉट क्या होता है? ये टोटली एपर्थाइड किस्म की बात है। देश में कास्ट सिस्टम नाबूद हो गया, अनटचेबिलिटी नाबूद हो गई और ये सोशल बाइकॉट को बढ़ावा दे रहे हैं। सोशल बाइकॉट जैसे घिनौने कॉन्सेप्ट का हमारे मजहब से क्या लेना देना? तो जो इनकी जो पूरी सोच है वो एक तरह से डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स से विपरीत इनकी सोच है। चलिए ठीक है, आप तो रहें ज़किया सोमान, मैं आता हूं दोबारा आपके पास में, आप बनी रहें हमारे साथ। ताहिर महमूद साहब के पास चलते हैं। ताहिर महमूद साहब, आप क्या सोचते हैं ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नया हलफनामा है, एफिडेविट है, और जिसमें ये बातें कही गई हैं कि साहब इसको गलत भी माना गया है, गुनाह भी माना गया है, काबिल एतराज़ भी बताया है, इसको रोकने की पूरी कोशिश करने की बात कही गई है, फिर भी इसके ऊपर कुछ शक व शुबहात क्यों हैं, जैसा अभी ज़किया सोमान कह रही थी? नहीं, अच्छा है अगर कोई एजुकेटिव प्रोसेस ये लोग शुरू कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि होल्ड तो इन्हीं हजरात का है, दीनी लोग जो हैं, दीनी हलकों का ही होल्ड है सोसाइटी पर। तो इनकी तरफ से, अगर इन लोगों की तरफ से ऐसा कोई ये एक एजुकेटिव प्रोसेस है ये शुरू हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल जो इनका हिदायतनामा है या जिसको रहनुमा खतूत जिसको ये कहा जा रहा है, गाइडलाइंस उसमें दी जा रही हैं, ये कानून का बदल तो नहीं हो सकता, ये कोई इन्फोर्सेबल लॉ तो नहीं होगा। एक एजुकेटिव प्रोसेस है, अच्छा है, शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक दो बातें मुझे ऐसी लगती हैं कि जो हमारे यहाँ सोसाइटी में चलने वाली नहीं है। हमारे यहाँ शादी का जो कंसेप्ट है, तसव्वुर है, वो मकामी है, वो नहीं है जो अरब में तसव्वुर है। यहाँ तो ये बड़ी खुशी का मौका होता है, शादियाँ बज रहे होते हैं, और ये दोनों फैमिलीज़ के लिए, लड़की वालों के लिए भी लड़कों वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी तकरीब होती है। अब निकाह के वक्त अगर लोग तलाक़ की बातें करना शुरू कर दें, में मौलवी साहब जो निकाह पढ़ा रहे हैं वो तलाक़ के मसाइल बताने लग जाएं दूल्हा दुल्हन को, तो ये मुझे तो कोई एक बहुत खुशाइन बात मालूम नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ करना है, एडवाइस देनी है इन लोगों को, तो वो जब शादी तय हो रही होती है ना, जब आपस में नेगोशिएशन हो रहा होता है और शादी की बात चल रही होती है दो ख़ानदानों में, उस वक्त होना चाहिए। तो उसके लिए कोई ऐसा रूल बनाया जाए कि शादी तय करने, फ़ाइनल करने से पहले कुछ एडवाइस ये लोग कहीं से लें। हमारे बहुत से कानून ऐसे हैं जिनसे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है, थोड़ी बहुत उनके अंदर प्रोविजंस नए डाल के उनसे बहुत फ़ायदा हो सकता है। हमारा एक सेंट्रल काजीज़ एक्ट है 1880 का, जिसमें काजी साहिबान के अपॉइंटमेंट की बात है, जो रियासती हुकूमतें हैं वो काजी अपॉइंट करती हैं, उनमें इस तरह का कोई प्रोविज़न डाला जा सकता है। और 6 रियासतें हमारे यहाँ, 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट्स भी हैं, और उनके अंदर डिवोर्स के रजिस्ट्रेशन के प्रोफार्मा भी दिए हुए हैं। वो रियासतें बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम और मेघालय हैं।
ये 6 रियासतें हैं जहाँ ये मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन के कानून हैं। ये जो कवानीन हैं इनका अगर फ़ायदा उठाया जाए और अगर ज़रूरी हो तो इसमें कुछ तरमीम करके, कुछ उसमें इजाफे करके, और उससे ये एजुकेटिव प्रोसेस को लीगल सैंक्शन दिया जाए तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी। जो बातें एजुकेटिव प्रोसेस में कही जा रही हैं वो लिखी हुई किताबों में बहुत मुद्दतों से लिखी हुई हैं और लोग पढ़ते भी हैं उन किताबों को। तो सिर्फ ये कि उनकी पब्लिसिटी से, उनके ज़्यादा प्रोपेगेंडे से सिलसिला ही बंद हो जाएगा, ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक। और दूसरी बात, जैसे मैंने कही आपसे, मैं उसको दोहराना भी चाहता हूँ जी। कि शादी के वक्त तलाक़ की बात हो, ये कुछ अच्छी बात नहीं लगती। ठीक। और दूसरे ये कि लड़की की तरफ से ये मुतालबा किया जाए कि हम उसमें तलाक़ तफ़वीज़ या इस तरह की शराइत रखेंगे कि शौहर तलाक़ नहीं देगा, और देगा तो 1 बार देगा या 3 बार देगा। ये इससे तो ये हमारी सोसाइटी में चलने वाली बातें नहीं, इसका मतलब इससे तो शादियाँ ही नहीं होंगी। ठीक है, आपने ताहिर महमूद साहब, मैं आता हूँ दोबारा आपके पास में। आरिफ मोहम्मद खान साहब, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रस्ताव का स्वागत करते और सहमत हैं इससे? स्वागत करता हूँ, सहमत नहीं हूँ जी। स्वागत इसलिए करता हूँ कि उन्होंने कम से कम वो पोजीशन जो पहले ली हुई थी उसमें उन्होंने अपने आप को बदला। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो पहला आर्गुमेंट आया, जिसके बारे में बात नहीं की जा रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा कहता था कि ये कानून शरीयत है, इसको बदला ही, नाकाबिले तरमीम है, इसको बदला ही नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट में जो ओपनिंग हुई पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, कहा गया कोई कानून ऐसा नहीं है जिसको बदला ना जा सके, नो लॉ इज इम्यूटेबल, ये पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है। तो इसका मैं स्वागत करता हूं कि कोई चीज ऐसी नहीं। जहां तक इस एडवाइजरी का ताल्लुक है, एक बात मुझे बताइए, अगर जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक औरत अपने बच्चे को लाती है कि ये बच्चा मेरा मिठाई ज़्यादा खाता है, इसको एडवाइस कर दी, कहा कल लाना, फिर परसों लाना, फिर नरसों लाना। तो जब तीसरे दिन उसको कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उस औरत ने कहा ये बात तो आप पहले ही दिन कह सकते थे। कहा मैं खुद मीठा खा रहा था। मेरा सवाल ये है, जो मैंने पूछा है, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी मिस्टर वली रहमानी हमें ये बताएं कि पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने टॉप फंक्शनरी हैं जिन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे के बाहर निकाला। पहले उनका बाइकआउट करें। ये कैसे मुमकिन है कि जो खुद 3 तलाक दे के बीवी को बाहर निकाले हुए हैं वो दूसरों से अपील करेंगे कि आप बाइकआउट कीजिए, और उनकी बात को कौन मानेगा? और ये ऐसा नहीं है लोग इस बारे में जानते नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, लेकिन और मैं मेंबर्स की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टॉप फंक्शनरीज की। जब तुम खुद 3 तलाक दे के बीवी को घर से बाहर निकाले हो, हजरत उमर ने जब खिलाफत अपने इंतकाल के वक्त एक शूरा कौंसिल बनाई 6 लोगों की, अपने बेटे को उसमें शामिल किया, तो क्या कहा कि ये शामिल रहेगा लेकिन ये खलीफा का उम्मीदवार नहीं होगा। क्यों? इसे तो तलाक देने का तरीका भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने 3 तलाकें दे दी थी। हमारे यहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड में सीनियर पोजीशन में वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 3 तलाकें दी हैं। तो आपकी पोजीशन ये है कि आप ट्रिपल तलाक को बैन चाहते हैं? मैं इसे अच्छा समझता हूं जो एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि इससे कम से कम एक बात हो गई कि जो पहले कहते थे नहीं कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती, नहीं ये तो खुदा का कानून, ये खुद लिखते थे कि बिदअत है। ठीक है। और जो कहते थे उस लिहाज से मैं स्वागत करता हूं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर जीनत शौकत अली हैं। डॉक्टर जीनत शौकत अली, आप इस स्कॉलर हैं, आप इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफनामे को, एफिडेविट को किस तरह से देखती हैं और इससे कुछ हालात बदलेंगे? डॉक्टर जीनत जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी जी, हेलो। हाँ, आपने मेरा सवाल सुन पाई आप? जी, जस्ट रिपीट दैट मुझको जरा। जी, जो पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट आया है सुप्रीम कोर्ट में, आप उससे मुतमईन हैं, उसका वेलकम करती हैं, अच्छी समझती हैं, या क्या आपकी राय है इसके बारे में? जी, मेरी राय इसके बारे में ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रीवियस व्यूज को काफी डाइल्यूट किया है, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जब ये तलाक एक बिदअत कहला जाता है, बिदअत माने इनोवेशन, बिदअत माने
हेरेटिकल बिदत मायने सिंफुल, जो इनकी जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इस्लामियत पे किताब है उनकी, उस पर आर्टिकल 267 में उसको ममनून कहा है, यानी कि इट इज प्रोहिबिटेड। तो इस प्रिंसिपल आई कैन नॉट अग्री कि इस किस्म का लॉ जो एंटी इस्लामिक है, जो इस्लाम ने कभी सिखाया नहीं है, जो रसूल ने कभी सिखाया नहीं है, जो कुरान में मेंशन नहीं है, ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग, ऑन व्हाट बेसिस दिस लॉ कैन बी एप्लीकेबल। मेरे ख्याल से ये डाइल्यूट कर देने से बिल्कुल इसका मामला जमेगा नहीं, और हिम्मत से और सच्चाई से ये बात पेश करना चाहिए कि हमारे इस्लाम ने जो बात सिखाई है वो औरत को 1 सेकंड में 3 सेकंड में उसको 3 ब्रेथ में अलग कर देना, कि ये इंसानियत है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है। और आई एम एब्सोल्युटली बेसिकली अगेंस्ट इन प्रिंसिपल कि इस किस्म का तलाक प्रिवेल होगा। और जो उन्होंने बताया है कि निकाह नामा के टाइम लिखिए और काजी को बताइए, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये काजी जो है, आर दे रेगुलर जजेस? वो तो 10-10 साल की लड़कियां, दे आर वेरी वेल नोन कि हैदराबाद में जब शादियां करते थे 10-12 साल की लड़कियां, वो 50 बरस के अरबों से थोड़ी सी मेहर के लिए करते थे और 3 महीने में 3 तलाक देके गुल करते थे उनको। आपकी बात, तो ये क्या तरीका था? तो आई एम एब्सोल्युटली वेटिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बिल्कुल हमको जस्टिस देगी, क्योंकि इस्लाम जो है वो अदल का मजहब है। शौकत अली हमारे साथ बनी रहे आप। कमाल फारूकी साहब, बार बार ये बात आ रही है निकल करके कि आप मानते हैं कि ये गुनाह है, ये काबिल एतराज़ है, ये बिदत है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस रहनी चाहिए। ये ज़िद क्यों है पर्सनल लॉ बोर्ड? नहीं, ज़िद नहीं है असल में, आप इसको ज़िद मानिए, हम इसको मानते हैं कि ये हमारे मज़हब का एक पार्ट है जी। हमारे बाकी दोस्त हमारे इस बात से एग्री नहीं करते, ना करें, लेकिन हम इसको एक शरीयत का हिस्सा मानते हैं और हम कोई नहीं होते कि इसको हम अपनी शरीयत की किताबों में से निकाल कर डिलीट कर दें। हम इसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूर कोशिश करते रहते हैं और मिनिमाइज़ हुई है और मिनिमाइज़ और होगी। और ये इंसिडेंट्स ऑफ डिवोर्सेस जो हैं वो इस बात की तरफ निशानदेही करती हैं कि मुसलमानों के अंदर डिवोर्स की तादाद भी और डिवोर्स के अंदर भी ट्रिपल डिवोर्स की भी तादाद कम है, लेकिन जो कुछ भी अगर एक भी होती है वो गलत होती है और नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने, आरिफ भाई ने भी और बाकी ताहिर महमूद साहब ने भी इसको इस तरह से वेलकम ज़रूर किया है कि भाई कम से कम ये एक अच्छी एफर्ट है। तो हम इस बात को भी खुशाइंद मानते हैं कि आरिफ भाई जैसे और ताहिर महमूद साहब जो कि पर्सनल लॉ बोर्ड को ही ख़त्म करने की बात ओपनली कह चुके हैं, तो एटलीस्ट एक एफर्ट को हमारी सराहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं है कि हमने कोई ये सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के अंदर आकर ये कोई अपना डाइल्यूट किया है। ये स्टेटमेंट हमारा पहले का स्टेटमेंट है, हमारा नया कोई स्टेटमेंट नहीं है। और वी आर कंटिन्यूसली, हमारे यहाँ जो इस्लाह माशरा जो कमेटी है, और ख़ास तरीके से आप रिसेंटली देखे गए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम किया है कि ख्वातीन का बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ बोर्ड के अंदर भी आया है, और उसी के साथ साथ वो बाकायदा जो हेल्पलाइन के जरिए पूरे हिंदुस्तान में जो अप्रोच कर रही हैं, वो इन तमाम चीज़ों की तरफ निशानदेही है कि हम लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि इसको मिनिमाइज़ किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चाहे जो फैसला है, आपका स्टैंड यही रहने वाला है? ये तो बाद में बताएंगे, हम लोग मज़े देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पूरा हमारा जो डेलिब्रेशन चली हैं और जिस तरह से पूरा हम लोगों ने आर्टिकुलेट करके तमाम चीज़ें बतलाई हैं, और जैसा हमने ये बतलाया है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ओवरवेलमिंगली हिंदुस्तान के अंदर मोर देन 90% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन बिलीव इन इट, और ये मेरी शरीयत का मामला है और इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ता हूँ। ये एक बाकायदा हमारे और आपके इख्तियार में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। हमें पूरी खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर हमको कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर ताहिर महमूद साहब, आप क्या उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गैर मामूली तरीके से इस मुकदमे की सुनवाई की, समर वेकेशन थी, उसके बावजूद डेली बेसिस पे सुनवाई हुई और कहा जा रहा है कि शायद जजमेंट भी जल्दी आ जाएगा, तो जो जिस तरह की कार्रवाई हमको देखने में मिली है, मीडिया में आई है, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होगा इस पर? सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को प्रेडिक्ट करना न तो मुमकिन है और न कोई अच्छी बात है इसको प्रेडिक्ट किया जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1972 में बना था। उस वक्त से लेके अब तक की उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, अदालत के सामने भी है। अदालत देखेगी कि उनकी अब ये लास्ट मोमेंट पे जो एफिडेविट दिया गया है, जिसके लिए कमाल फारूक साहब कह रहे हैं कि स्टैंड तो पहले से यही था, हाँ यही था, लेकिन फिर भी ये था कि उसको हरगिज़ बदला नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये भी देखेगी ना कि एफिडेविट जो लोग दे रहे हैं
उनकी पास परफॉर्मेंस क्या रही है 1972 से लेकर अब तक उन्होंने क्या किया है, सिवाय इसके कि कोई भी जजमेंट ऐसा आए जो उनके नज़दीक हनफी कानून के ज़रा से भी ख़िलाफ़ है, उसकी मुखालफत की जाए। और कोई कानून अगर किसी तरह का बनने लगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, कोई लॉ ऐसा बनने लगे जो उनके नज़दीक मुस्लिम पर्सनल लॉ का उनका जो इंटरप्रिटेशन है उससे ज़रा भी उसका कॉन्फ्लिक्ट होता हो तो उसकी मुखालफत की जाए। बोर्ड अब तक तो यही करता रहा है, कोई साहब बुरा मत माने, लेकिन बोर्ड की परफॉर्मेंस सबके सामने है जी, और अदालत के सामने भी है, और सुप्रीम कोर्ट उसको कितनी इम्पोर्टेंस देगी, लेकिन बहरहाल फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आना चाहिए। डेफिनेटली क्या आएगा ये हम नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट इस एफिडेविट से कितना मुतासिर होगा ये भी हम नहीं कह सकते, ना कहना मुनासिब है, फ़ैसले का इंतज़ार किया जाए। लेकिन इस मामले में एडवाइज़री जारी करने या लोगों को एजुकेटिव प्रोसेस, ठीक है अच्छी बात है, वो मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे काम चल जाएगा। और ये जो कुछ हो रहा है सोसाइटी में, एक तो ये बात भी बिल्कुल सिरे से गलत है कि तलाक का मसला नहीं है सोसाइटी में, बहुत बिल्कुल यकीनन मसला है। इतने केसेस तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिसमें ये 3 तलाक़ें देगी ख़त्म किया गया है निकाह को, ठीक है। और ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती है कि आखिर इतना सर्क्यूटस रूट अपनाने की ज़रूरत क्या है। अगर वो आप उसको गलत समझते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहने दीजिए क्या गलत है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए, आप उसको अपोज क्यों कर रहे हैं फिर? ठीक है, अगर गलत है जैसे कि ज़ीनत शौकत अली, क्या लगता है, आप तो खुद चूँकि पार्टी हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट किया है आपने, और काफ़ी जी और महिलाओं के तो आपको क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि पूरी प्रोसीडिंग के दौरान आप थे और ख़ुद आपको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया अभी इस मामले में सुनने के लिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो आपने फिर ध्यान नहीं किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सच पूछिए तो आज कोर्ट ने तो मामला सुना है, वो फैसला देगा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जिसका मैं सबसे ज़्यादा स्वागत करता हूँ, कोर्ट में ये कह दिया कि ये कानून काबिले तरमीम है और ये काम अदालत का नहीं है, ये हुकूमत का काम है। तो अगर हम अदालत को एक तरफ भी उठा के रख दें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये मान लिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून तब्दील किया जा सकता है, और लेकिन ये काम जज ना करें, हम एजुकेशन के जरिए कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्ट के जरिए कर सकती है। एक बार नहीं रिपीट किया है ये आर्गुमेंट पर्सनल लॉ बोर्ड ने, बार बार किया है। लेकिन तो मुझे ये लगता है, मैंने जो असल में स्वागत किया वो एफिडेविट का इतना नहीं किया जितना मैंने उनका जो ये स्टैंड बदला है कि ये नाकाबिले तरमीम कानून, दर हकीकत शरीयत तो वो है, खुद कुरान के मुताबिक, सुम्मा जअलना का अला शरीअतिन मिनल अमरी फत्तबिहा, जिस वक्त दीन मुकम्मल हुआ है तब ना हनफी स्कूल था, ना मालकी स्कूल था, ना शाफई स्कूल था। शरीयत तो कुरान है और सुन्नत नबवी है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना स्टैंड बदल लिया, मैं स्वागत कर रहा हूँ। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कमाल फारूकी साहब, जैसा आरिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि अगर इस सिलसिले में कोई कानून भी बनता है और जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, अटॉर्नी जनरल ने बार बार कहा, प्राइम मिनिस्टर और सरकार के दूसरे वजीर भी, मिनिस्टर्स भी इस बात को कह रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि इस शरीयत कानून में कुछ तब्दीली हो पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए? आरिफ भाई ने बहुत होशियार आदमी हैं और चीज़ों को इस तरह से घुमा फिरा कर पेश करने का एक इनको मलका हासिल है। स्टूडेंट यूनियन से हम जानते हैं, फिर उसके बाद मसे पूरी मिनिस्ट्री में हम जानते हैं, तो हमने ऐसा नहीं कहा है जैसा ये इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और जो कुछ भी कहा है इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, मसे कि आपके सामने कहने से वो तब्दील नहीं हो जाने का, इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। 2 चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि हम एक तलाक को भी बुरा मानते हैं, चाहे वो मसे के 1 सिटिंग में हो या 3 सिटिंग में हो। हमारी कोशिश ये है कि हम तलाक की रेशियो को और कम से कम कर पाएं और औरतों को उनका हुकूक दिला पाएं। और हमने कोई नई बात पार्लियामेंट उसके अंदर नहीं कही है। जहां तक कानून तब्दीली करने की बात है तो ये तो धमकी बराबर मिल रही है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी नहीं किया है, अभी तो हम सब लोग चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में किस तरह से इसको इस्तेमाल करके ये भी बतलाया गया कि हम तो मसे कानून तब्दील, भाई आपके पास मेजॉरिटी है, आप मेजॉरिटी के अंदर जो मर्जी कानून पास कर ले, तो इसके ऊपर हमारा तो कोई कंट्रोल होगा नहीं। फिर हम उस वक्त देखेंगे कि मसे हमको क्या रिएक्शन करना चाहिए, क्या नहीं रिएक्शन करना चाहिए। 1985 में जब शाहबानो मुकदमे के बाद पार्लियामेंट में तरमीम हुआ इस कानून में, उस वक्त भी अली मियां साहब प्रेसिडेंट थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे मुआशरे में, समाज में जहेज़ की लानत है,
तलाक़ की बिदअत है, हम इसको रिफ़ॉर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछला, जैसा ताहिर महमूद साहब कह रहे थे, ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, वो आपने आज जो सुप्रीम कोर्ट में बात कही वो उससे पहले समाज में होती ताहिर दिखी महमूद नहीं। साहब तो उसका पार्ट रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। ताहिर महमूद साहब तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तमाम उन काविशों का, और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मिली काउंसिल रही हो, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज है, जहाँ ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उसका एक ये पार्ट रहे हैं। और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन ताहिर महमूद साहब का हम लोग देखते हैं कि हमारी इन तमाम एफर्ट्स में रहा। अगर वो ये कहें कि हम काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हकीकत से आंखें बंद कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो हमने जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात की है, कोई नई बात नहीं लेकर आए हैं। ये जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड जितने भी जो बियर एक्ट आपको नजर आएंगे, उसके आखिर के अंदर आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मॉडल निकाहनामा आपको नजर आएगा, जिसमें इन तमाम चीजों की तरफ इशारा किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमको पहली मर्तबा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर एक जुमला, जी सिर्फ एक जुमला जी, अगर कपिल सिब्बल साहब कि ने बार बार ये बात ना कही हो कोर्ट में, और मैं उनके अल्फाज अब यूज करूंगा, नो लॉ इज इम्यूटेबल, हर कानून को बदला जा सकता है जी, तो जो सजा कमाल साहब कहेंगे वो मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। आरिफ भाई, कमाल फारूकी साहब, डॉक्टर ताहिर महमूद साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। साथ ही फ़ोन लाइन पर हमारे साथ थी डॉक्टर जीनत शौकत अली और ज़किया सोमान। तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आएगा इस ट्रिपल तलाक़ के सिलसिले में, उससे समाज में बेहतरी की उम्मीद हो। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।